एनालिटिकल। एनालिटिकल में जो एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी। अच्छा, A2 में दो क्रोमैटोग्राफीज हैं, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, शॉर्टकट TLC एंड GLC। लेकिन एक क्रोमैटोग्राफी तुम पढ़कर आए हो ओ लेवल्स में, वो है पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्योंकि तुमने वो ओ लेवल्स में पढ़ी हुई है तो एग्जामिनर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है। वैसे वो A2 के सिलेबस में भी थी, इन्होंने वो सिलेबस से 2003 में निकाल दिया, बट मैं अभी भी कम से कम इतना आपको बेसिक नो हाउ दूंगा कि एटलीस्ट आपको पता हो कि उसमें होता क्या है। देखो, पहले ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैंने पास पेपर का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसका आंसर का, वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये 3 टेक्निक्स हैं। अगर एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज द फिजिकल मेथड दैट दे यूज, तो पेपर के आगे लिखा हुआ है पार्टीशन, थिन लेयर के आगे लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन, और लिक्विड गैस लिक्विड के आगे लिखा है पार्टीशन। आप तो पहले ये लिखें और इसको याद कर लें। मैं अभी एक एक करके समझाता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एंड एडजॉर्प्शन। ओके, चलो अब जरा इसको, पेपर क्रोमैटोग्राफी की मैं ज्यादा फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा, आपको एक बेसिक नॉलेज देता हूँ। वैसे पेपर क्रोमैटोग्राफी और TLC विजिबली बहुत आइडेंटिकल है, बस जाहिर है थोड़ा सा फर्क है उसके वर्किंग मेथड में, बट बजाहिर बाहर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। मैं आप लोगों को जरा दोनों को ना साइड बाय साइड कराता हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। देखिए, सबसे पहले एक तरफ मैं कर रहा हूं पेपर क्रोमैटोग्राफी, और एक तरफ मैं कर रहा हूं थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे सिलेबस में थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी है। PHY क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। चले, अच्छा भाई, अब जरा पहला फर्क समझो। सर दोनों में पहले कॉमन बात क्या है? दोनों में एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब होता है जो अपनी जगह पे रुका हुआ होता है। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको बताता हूं, इसमें इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है ना, स्टेशनरी फेज वो एक पेपर होता है, और वो यूजुअली स्कूल या कॉलेज के अंदर हम एक फिल्टर पेपर ले लेते हैं। स्टेशनरी फेज इज द फिल्टर पेपर। ठीक है, इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी फेज वो एक कोटिंग होती है, कोटिंग ऑफ दो कंपाउंड्स आमतौर पे यूज होते हैं, Al2O3 और SiO2 ऑन ग्लास और प्लास्टिक प्लेट, और प्लास्टिक प्लेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। फिर दोनों में एक होता है मूविंग फेज। मूविंग फेज, इसका जो मूविंग फेज होता है ना, वो कोई सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट, जाहिर है वो सॉल्वेंट लिक्विड
स्टेट में होता है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है इट्स अ लिक्विड, और ये वो सॉल्वेंट होता है जिसमें सारे सॉल्यूट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूट्स बेसिकली वो होते हैं जिनको हमें सेपरेट करना होता है। ठीक, इसमें भी मूविंग फेज एक सॉल्वेंट ही होता है, इसमें भी मूविंग फेज इज अ सॉल्वेंट। ये लिक्विड सॉल्वेंट होता है बिल्कुल उसी की तरह, ये एक लिक्विड सॉल्वेंट होता है जिसमें सारे सॉल्यूट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दोनों का ऑब्जेक्टिव आइडेंटिकल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, द सॉल्यूट्स आर सेपरेटेड। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स इज गिवन, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। दोनों में यही होता है। सो दोनों के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है ना, मैं इसको कॉमन लिख देता हूं दोनों के अंदर। सो मिक्सचर सॉल्यूट्स आर सेपरेटेड, सॉल्यूट्स आर सेपरेटेड। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूट्स इन अ मिक्सचर, in a mixture are separated and can be identified। दोनों के अंदर ये कॉमन बात है। सो दोनों के अंदर solutes in a mixture are separated and can be identified। identified, बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी कैसे करते हैं आइडेंटिफाई, ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, एक बात, solutes, all solutes must be soluble in the solvent। ठीक है, all solutes must be soluble in the solvent। solvent मतलब जाहिर है यहाँ द मूविंग फेज की बात हो रही है। ठीक हो गया जी? सर अब देखें इसके अंदर हम क्या करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, दिखेगा आपको ऐसा कि दोनों सेम है, आप कहेंगे सर इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। अब देखें इसके अंदर हम क्या करते हैं। सर इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आप एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको एक सॉल्वेंट में डिप करते हैं। याद आ रहा है ओ लेवल में पढ़ा था, उसको एक सॉल्वेंट में डिप करते हैं। ये एक सॉल्वेंट है तुम्हारा, ये जो सॉल्वेंट है ये तुम्हारा मूविंग फेज है, यही है ना मूविंग फेज। मूविंग फेज है, इसमें तुम याद करो, एक लाइन लगाते थे उसको हम कहते थे स्टार्ट लाइन, याद है? ये आपकी स्टार्ट लाइन होती है, स्टार्ट लाइन। और इसी तरीके से ये स्टार्ट लाइन है, इसके ऊपर आप एक मिक्सचर, जिस मिक्सचर को भी तुम्हें सेपरेट करना है उसका स्पॉट यहां लगाते थे। ये मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, मिक्सचर जिसको तुम्हें सेपरेट करना उसका स्पॉट लगा देते थे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये आपका स्टेशनरी फेज है, ये फिल्टर पेपर है। ठीक है, दिस इज योर फिल्टर पेपर विच इज द स्टेशनरी फेज, द स्टेशनरी फेज। अच्छा चलिए, आप कहेंगे सर टीएलसी में क्या होता है? एज इट इज पूरा का पूरा डायग्राम देखो, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। टीएलसी में बस सिर्फ और सिर्फ ये फर्क होगा, पूरा सब कुछ वैसे ही होगा। ये फिल्टर पेपर की जगह क्या होगा, ये Al2O3, सब कुछ वैसे ही होगा। ये Al2O3 या SiO2 की लेयर होगी और SiO2 की लेयर होगी। ठीक है, समझ गए? पूरा का पूरा सेटअप वैसे का वैसे ही है, उसी तरह सॉल्वेंट है, उसी तरह मूविंग फेज है, उसी तरीके से ये होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब मुझे आप लोग बताइए, आप ओ लेवल में क्या सीख कर आए हैं? क्या होता था पेपर क्रोमेटोग्राफी में? हाँ, स्पॉट्स अपेयर होते हैं, अलग अलग डिस्टेंसेस से स्पॉट्स आ जाते हैं। अच्छा, जो स्पॉट सबसे ऊपर आता है
अच्छा, ये जो सॉल्वेंट जब ऊपर जाता है ना और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट का मतलब होता है सॉल्वेंट जिस जगह पे मौजूद है, सॉल्वेंट फ्रंट, उसका फ्रंट कहाँ है सॉल्वेंट का। तो पहले मुझे ये बताओ कि ये हो क्या रहा है, ये जो सॉल्वेंट ऊपर जाता है तो ये एग्जैक्टली कहानी है, हो क्या रहा है, पूरी जरा कहानी एक्सप्लेन करें, व्हाट रियली इज हैपनिंग, केमिस्ट्री एक्सप्लेन करें ना उसकी। तो एक तो ये हो गया ना भाई, सॉल्वेंट ऊपर जाता है स्पॉट बन जाते हैं, बट उसके इनसाइड स्टोरी तो बताओ कि अंदर से हो क्या रहा है, बताइए। हाँ बोले बोले, सही कह रहे हैं, बोले। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी किस में? अच्छा, अब यहाँ पर ना थोड़ी सी बात डिफरेंट हो गई है। ओ लेवल के बच्चों को हम ज़ाहिर यही बताते हैं कि जो ओ लेवल के स्टूडेंट को ये बताया जाता है जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा किसमें, सॉल्वेंट में, वो उसका स्पॉट सबसे दूर जाके बनेगा, और जो सबसे कम सॉल्युबल होगा उसका स्पॉट सबसे करीब बनेगा। ये ओ लेवल के स्टूडेंट को बिल्कुल यही बताया जाता है। बट A2 में आप थोड़ा सा एडवांस बात करेंगे, ये एक सॉल्वेंट नहीं है, ये दो सॉल्वेंट में मुकाबला है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, ठीक है, देखो, एज सॉल्वेंट क्लाइम्स अप द पेपर, अप द पेपर, इसको कहते हैं, अब शायद आप लोगों को केमिस्ट्री में ये नाम ना आए लेकिन अब पता होना चाहिए, इसको कहते हैं कैपिलरी राइज एक्शन। जी हाँ, ये कैपिलरी राइज एक्शन है सर, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऐसी कोई चीज नहीं जा सकती। ठीक है, ये कैपिलरी राइज एक्शन कहलाता है। ये बिल्कुल वही फिनोमेना होता है जब तुम स्ट्रॉ डालते हो ना ड्रिंक में तो तुम देखते हो ऊपर आ जाता है थोड़ा सा उसका लिक्विड, ये इसको कैपिलरी राइज एक्शन कहा जाता है। तो खैर अब मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा कि वो क्या होता है। सो एज अच्छा, अ सॉल्वेंट लाइंस ऑफ द पेपर, ठीक है, एंड dissolves the solutes in it, ठीक है, वो सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब ओ लेवल के बच्चों को बस हम ये बताते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वो उसका स्पॉट करीब बन जाता है, बट एक्चुअली एक और सॉल्वेंट भी होता है। वो दूसरा सॉल्वेंट कौन सा होता है, वो जो पेपर है ना, फिल्टर पेपर, उसके अंदर जो फिल्टर पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स, वो सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हुआ हुआ होता है, वो सेकेंड सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अच्छा याद रखो, द स्टेशनरी फेज दैट इज फिल्टर पेपर, स्टेशनरी फेज दैट इज फिल्टर पेपर, उसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स, कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स, और ये सेल्यूलोज फाइबर्स क्या होते हैं, विच एब्जॉर्ब्स वाटर, उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है, वाटर। ये जो पानी है ना, ये कहलाता है द स्टेशनरी फेज। This water is another solvent, this water is an other solvent, ठीक है, which is stationary। अब सर इसका जो अगला जुमला है ना वो की लाइन है, ठीक है, ये जो द स्टेशनरी फेज दैट इज फिल्टर पेपर कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स, ये सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, और ये जो सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं इसके अंदर हम कहते हैं विच एब्जॉर्ब्स वाटर, दिस वाटर इज अनदर सॉल्वेंट विच इज द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, समझे। अच्छा अब सर पूरी स्टोरी को मैं एंड करता हूँ यहाँ। अब जो सल्यूट है ना, वो दो चीजों, दो सॉल्वेंट से मुकाबला होता है। मुकाबला का मतलब है जो पानी है ये सेल्यूलोज फाइबर्स का, वो भी सल्यूट को डिसॉल्व करने की कोशिश करता है अपने अंदर, और जो सॉल्वेंट है, मूविंग सॉल्वेंट जो ऊपर जाता है, वो भी सल्यूट को डिसॉल्व करना है अपने अंदर। तो हम ये कहते हैं अब दोनों के दरमियान द सल्यूट विल, अब द की लाइन है असल में केमिस्ट्री में, ये की इंपॉर्टेंट लाइन है, द सल्यूट विल नाउ पार्टीशन बिटवीन द टू सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये की पॉइंट है,
द की पॉइंट इज, अब हम क्या लिखेंगे, द सल्यूट पार्टीशंस बिटवीन द टू सॉल्वेंट्स, पार्टीशन बिटवीन द टू सॉल्वेंट्स। अच्छा, मैं अब आपको याद दिलाता हूं, ये हमने कहां पढ़ा था, ये पार्टीशंस, ठीक है, बिटवीन द टू सॉल्वेंट्स। मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने ये कहां पढ़ा था सर, केपीसी याद है, पार्टीशन कोएफिशिएंट, वहां पे पार्टीशन का वर्ड आया था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो स्पॉट जो सबसे दूर जाता है ना, अच्छा, अब अगर हम कहते हैं, देखो अब केपीसी, किसी भी सल्यूट का जो केपीसी होगा ना, केपीसी ऑफ सल्यूट, पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ सल्यूट, वो क्या होगा, सल्यूट वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन मूविंग सॉल्वेंट या मूविंग फेज अपॉन concentration of solute in stationary solvent, moving solvent upon concentration of solute in stationary solvent। सर ये है, समझो इसका केपीसी, concentration of solute in moving solvent upon concentration of solute in stationary solvent। जिसका केपीसी बड़ा होगा उसका मतलब वो ज्यादा सॉल्युबल किसमें है, मूविंग सॉल्वेंट में, और जो ज्यादा सॉल्युबल होगा मूविंग सॉल्वेंट में उसका स्पॉट ऊपर जाके बनेगा, ठीक है, उसका स्पॉट फर्दर बनेगा। केपीसी बड़े होने का मतलब है न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो याद रखो इसके अंदर, अब हम ये कहते हैं जब पार्टीशनिंग होती है ना, सो हम कहते हैं जब पार्टीशन, इसको एग्जैक्ट पार्टीशनिंग हम केपीसी से निकल आती है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि द लार्जर द केपीसी ऑफ अ सल्यूट, द लार्जर the KPC of solute, the further it is from the start line. Solute, the further it is from the start line. तो फॉर एग्जाम्पल, अब क्रोमेटोग्राफी के बाद तुमने, लेट्स सपोज क्रोमेटोग्राफी हो गई पूरी, तुमने देखा क्रोमेटोग्राफी के बाद एक तुम्हारा स्पॉट इधर बना, ठीक है, मिसाल ऐसी दे रहा हूं, एक इधर बना, एक इधर बना, ए बी सी। तो सपोज करो एक स्पॉट ए है, एक स्पॉट बी है, एक स्पॉट बी सी है, तो तुम क्या कहोगे कि सबसे ज्यादा जो, नहीं देखो ये ज्यादा सॉल्युबल का वर्ड यूज नहीं करना तुम, अगर तुम्हें मोर सॉल्युबल इन मूविंग फेज इन रिलेटिव टू स्टेशनरी फेज, हाँ रिलेटिव टू स्टेशनरी पे लिखना जरूरी है, या इस और ज्यादा टेक्निकल वर्ड में हम कहेंगे सी पार्टीशंस मोर in moving solvent relative to the stationary solvent, and A partitions less in the moving solvent relative to the stationary solvent, ठीक है। So हम ये कहेंगे, that is हम ये कह सकते हैं, ये that is example solute C partitions more in moving solvent relative to stationary solvent। अब बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? सो A2 के अंदर थोड़ा सा, अब तो मैं समझा था पार्टीशन को लिखवाया था, फिजिकल मेथड यूजेस पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग का मतलब है रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, दोनों की सॉल्युबिलिटी का मुकाबला होता है। एनी क्वेश्चंस? सर में आ गया? अब आते हैं, हमें पढ़ना है, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया ना ताकि आपको जरा पार्टीशन क्लियर हो जाए, वरना सिर्फ बता के चला जाऊंगा ना तो फिर समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा था। सर अब आ जाइए, जो असल हमें पढ़ना है वो है जरा टीएलसी पे। सर टीएलसी के अंदर जो Al2O3 या SiO2 है ना, वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव नहीं करता, वो एड्सॉर्प्शन सरफेस की तरह बिहेव करता है। सर याद आ रहा है वो होमोजेनस हेट्रोजेनस कैटलिस्ट,
हेट्रोजेनस कैटलिस्ट में मैंने क्या कहा था, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट क्या करता है, एडजॉर्ब, एडी, एब्जॉर्ब नहीं, एड, वो अपनी सरफेस पे बाइंड करता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इसके अंदर एज सॉल्वेंट क्लाइम्स अप, एज सेम, देखो अब इसके अंदर थोड़ा फर्क होता है, एज सॉल्वेंट क्लाइम्स अप, सेम वही कैपिलरी रिएक्शन, द, ये अपना लेयर, ये कौन सी लेयर की बात हो रही है, Al2O3 और SiO2 लेयर। ठीक है, वही सेम कैपिलरी रिएक्शन, एक्शन। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, द सरफेस ऑफ Al2O3 will absorb the solutes, the surface of Al2O3 और SiO2, ये तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे हो नोट्स, adsorbs, adsorbs, सर AD नहीं, adsorbs। ठीक है, द solutes, इसमें पार्टीशनिंग नहीं होती, इसमें एडजॉर्प्शन होती है, एडजॉर्ब्स द solutes। ठीक है, एडजॉर्ब का मतलब ही होता है सरफेस से बाइंड करना। ठीक है, दैट इज बाइंड टू द सरफेस, यानी अगर किसी को नहीं पता ना, द सरफेस ऑफ Al2O3 SiO2 एडजॉर्ब द solutes, इसका मतलब दैट इज solutes आर, यानी हम कहते हैं बाइंड टू द सरफेस। अच्छा, अब बाइंड टू द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। सर अब इसके अंदर जो सेपरेशन होती है ना, उसका क्या मतलब है, अब फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी पूरी हो गई, वही रिजल्ट्स आए, मैं ऐसे ही मैं जरा रिजल्ट्स को उसी तरह ले रहा हूँ, सपोज करो तुम्हारे पास वही 3 स्पॉट्स आ गए, A B C, चलो इनको कुछ और नाम देते हैं, EFG कह देते हैं। ठीक है, अब तुम लोग क्या लिखोगे जी के बारे में, तुम लोग लिखोगे G is least adsorbed by the stationary phase and E is most adsorbed। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि इधर जो होगा ना, G is least adsorbed, adsorbed, ठीक है, by stationary phase। तो जिसका सबसे दूर बन जाता है ना स्पॉट, इसका मतलब होता है वो लीस्ट एड्सॉर्ब होता है, और जिसका सबसे करीब बनता है वो क्या होता है, मोस्ट एड्सॉर्ब। और इस केस के अंदर जो ई होगा, ई इज मोस्ट एड्सॉर्ब। ठीक है, समझ में आ गई बात तुम लोगों को। तो इसके अंदर पार्टीशनिंग नहीं लिखते, ये एड्सॉर्प्शन पे वर्क करता है, ये पार्टीशनिंग नहीं करता। इसमें मूविंग सॉल्वेंट का काम एक्चुअली बस उसको डिसॉल्व करके मूव करवाना है, लेकिन इसके अंदर जो सेपरेशन होती है ना, वो 2 सॉल्वेंट्स के बीच में मुकाबला नहीं है। इट्स नॉट पार्टीशनिंग बिटवीन द सॉल्यूशन, इट्स बीन एब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस। ठीक है, इसके अंदर एब्सॉर्ब, हाँ मूविंग सॉल्वेंट का भी काम रोल होता है। देखो उसके अंदर भी जो चीज ज्यादा सॉल्युबल होती है, इट टेंड्स टू गो अप, बट इसके अंदर जो मेजर रोल है ना, वो एब्जॉर्प्शन का है। एब्जॉर्ब जो स्ट्रांगली होगा वो उसका स्पॉट जल्दी पड़ जाएगा। इसके अंदर सॉल्युबिलिटी का मुकाबला नहीं है, इसमें एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, यही फर्क है। तभी तो मैंने आपको टेबल में, देखो ये इसीलिए तो टेबल की पहली लाइन में हमने क्या बनाया था, ये पार्टीशनिंग करता है, वो एब्जॉर्प्शन करता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एब्जॉर्प्शन होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशनिंग होती है, पार्टीशन करता है वो। ठीक है, इसमें सॉल्यूट पार्टीशन नहीं होता, इसमें एब्जॉर्प्शन होती है। हो गई मेरी बात क्लियर सबको, पक्का? ये फर्क है दोनों में। सबको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का फर्क समझ में आ गया। अच्छा, अब सर इसमें जो अगली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Al2O3 है आयोनिक। सर ये बहुत ज्यादा सवाल आता है, Al2O3 इज आयोनिक। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है ना, सबको पता है ना। तो वो सॉल्यूट्स जिनके जो आयनिक बॉन्ड बना सकेंगे इसके साथ, ठीक है, जिनके जो आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, वो सबसे स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड होंगे। आपको एग्जाम में ना सब्सटेंसेस दे देगा, वो 3, कोई रियल सब्सटेंस देगा और तुम्हें कहेगा कि मैंने इन तीनों को
इनका क्रोमेटोग्राफी की बताओ सबसे करीब किसका बनेगा स्पॉट। तो आयोनिक कंपाउंड्स और आइंस आर strongly adsorbed by Al2O3, adsorbed by Al2O3, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आयनिक इंटरेक्शंस स्ट्रांगली बनाता है। सो आयनिक कंपाउंड्स और आयंस आर स्ट्रांगली एडसॉर्ब्ड बाय Al2O3। अच्छा, फॉलोड बाय नेक्स्ट किसकी बारी होगी? पोलर रीजन्स आर एडसॉर्ब्ड रिलेटिवली, उनका जो वीक होती जाती है, और फिर उससे कम कोवेलेंट। शाबाश। तो अगर मैं तो आयोनिक, फिर पोलर, और फिर कोवेलेंट। ठीक है, ये होता है ना कोवेलेंट रीजन। तो जैसे जैसे आप आएंगे ना, एड्सॉर्प्शन वीक होती जाती है, ये एड्सॉर्प्शन वीकर होती जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अभी एग्जांपल देता हूँ, एब्जॉर्प्शन वीकर होती जाती है। अगर तुम्हें वो एक 3 सोल्यूट्स दे दे, एक कोवेलेंट कंपाउंड हो, एक ऐसा हो जिसके अंदर पोलर रीजन है, और एक ऐसा हो जो बिल्कुल जिसमें आयनिक रीजन है, आयंस हो, और तुम्हें कहेगा बताओ इनके स्पॉट्स कहाँ बनेंगे, तो जो आयनिक वाला होगा ना उसका स्पॉट सबसे करीब बनाना, जो पोलर होगा उसके बाद उसका, और जो नॉन पोलर होगा वो सबसे दूर जाएगा, क्योंकि वो सबसे लीस्ट एब्जॉर्ब होता है बाय दिस। और एल ये एब्जॉर्प्शन जो है ना वो वीकर हो जाती है इन Al2O3। और सर उल्टा हो जाता है SiO2 के साथ, क्योंकि SiO2 क्या है? कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट जो होता है ना, वो कोवेलेंट के साथ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस बनाता है। ठीक है, तो SiO2 में उल्टा हो जाएगा। तो SiO2 क्योंकि कोवेलेंट है, इज कोवेलेंट, तो कोवेलेंट के अंदर क्या होगा? कोवेलेंट के अंदर ये उल्टा हो जाएगा। कोवेलेंट के अंदर उल्टा होने का मतलब ये है कि उसके अंदर ये इसी को ना आयनिक, इसमें कोवेलेंट, पोलर और आयनिक, इसके अंदर इस डायरेक्शन में जाहिर है कि वीकर होना शुरू हो जाती हैं। समझ गए? क्लियर हो गई बात? अच्छा सर, ये हो गया आपका इसका फर्क। कोई मसला है इसमें? नहीं है? चलो अगली 2 बातें बता दें, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। सर एक चीज होती है अब, अच्छा अब ये तो हो गया ना, तो दोनों में फर्क हो गया। अब ये कॉमन बातें हैं सबके, ये दोनों के लिए। रिटेंशन फैक्टर, हाउ, देखो रिटेंशन फैक्टर क्या होता है? रिटेंशन फैक्टर, जिसको ओ लेवल में तुमने RF के नाम से पढ़ा होगा। मैंने पता नहीं इसके बड़े अजीब अजीब नाम सुने, कोई इसको रिलेटिव फ्लो कहता है, कोई कुछ कहता है, असल नाम से रिटेंशन फैक्टर है। RF का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सल्यूट, तो सबने पढ़ा है ये तो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सल्यूट अपॉन ये पढ़ा है लेकिन याद किसी को नहीं है जी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। जहां तक सॉल्वेंट जाता है ना उसको कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। अब फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास ये स्टार्ट लाइन है, ठीक है, ये स्टार्ट लाइन है, और ये तुम्हारा सॉल्वेंट फ्रंट है। सॉल्वेंट फ्रंट का मतलब होता है बिल्कुल सॉल्वेंट जिस कोने तक जाता है। सपोज करो ये सॉल्वेंट फ्रंट है, तो ये मेरा स्पॉट है। तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट है उसको हम कह देंगे x, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट यहां से लेके यहां तक हम इसको कह देंगे y। ठीक है, तो ये एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं। तो अगर आपको निकालना होगा RF, तो आप कहेंगे x अपॉन y। समझ में आ गया? जिनकी RF वैल्यू छोटी होती है वो ज्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब सॉल्यूट्स हैव लोअर RF वैल्यू।
और जिनकी RF वैल्यू बड़ी होती है वो वीकली एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, सो स्मॉलर द RF द स्ट्रॉन्गर द एब्जॉर्प्शन। हाँ बेटा, स्मॉलर RF का मतलब है एक्स की वैल्यू छोटी होगी ना, द द स्ट्रॉन्गर द एब्जॉर्प्शन। आगे बात समझ में? अच्छा, अब अगली चीज, पेपर क्रोमेटोग्राफी के मुकाबले में ना ये बहुत एक्यूरेट होती है TLC। सर आपको TLC की एक्यूरेसी का अंदाजा नहीं है ये कितनी है, इतनी एक्यूरेट होती है कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं फोरेंसिक साइंसेज में। वो जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, उसके अंदर आपको एक भी, अगर सपोज करो किसी क्राइम सीन से एक ड्रॉप भी आपको मिल जाए, एक पार्टिकल भी मिल जाए ना, आप उसकी क्रोमेटोग्राफी करके पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। देखो होता क्या है, जो अच्छी क्राइम एजेंसीज होती है ना, उनको एक रेजिड्यू भी गन पाउडर का मिल जाता है ना, वो उसको ट्रेस बैक कर लेती हैं कि ये आया कहाँ से है। जी सर, आपको ये तो आप लोग मूवीज में और इसमें तो ऐसी चीजें सुनते हैं ना कि यार ये हो रहा है, यार ये रियल में होता है। उनको एक पार्टिकल भी मिल जाता है ना अगर वहाँ के क्राइम सीन से, तो वो पता लगा लेते हैं ट्रेस बैक करके कि वो आया कहाँ से। असल में तो खैर हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं है ना। दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पाकिस्तान में भी कुछ तमीज के अस्पतालों ने तो शुरू कर दिया। जब आप पैदा होता है ना तो आपका DNA सैंपल ले लिया जाता है, और वो DNA सैंपल रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होता है कंट्री के डाटाबेस के अंदर कि भाई ये जो है ना वो ये आपका DNA सैंपल है। तो अगर खुदा ना तुमने कभी 50 साल की उम्र में भी कुछ करके भागे ना, और वहां से तुम्हारा DNA का उनको वो मिल गया, और DNA का मिल जाता आसानी से, तो आपका कोई जरा सा भी टुकड़ा भी बाल का इधर उधर वहां गिरा हुआ मिल जाए ना, वो DNA ट्रेस बैक कर दे, तो फौरन डाटाबेस से पता लगा ले ये आदमी मौजूद था क्राइम सीन पे। ठीक है, या इसी तरीके से वहां पर ये जो गन पाउडर्स वगैरह होते हैं, अम्यूनेशन होता है ना, ये भी मैन्युफैक्चरर से ट्रेस बैक हो जाता है। तो उनको जरा सा गन पाउडर भी मिल जाता है या इवन रेजिड्यूज भी मिल जाते हैं, तो वो ट्रेस बैक कर लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, वहां से फिर वो डेट निकालते हैं कौन गन खरीद के गया था, कौन आया था, पूरा एक समझो उसका फॉलो अप प्रोसेस होता है, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, वो लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ की तो खैर पुलिस वालों का तो एक ही इंजीनियरिंग है ना, वो पकड़ के दो है। नहीं, चाय पानी तो आपकी तरफ से होता है ना, जब उन्हें उन्हें किसी मुजरिम को पकड़ना होता है ना, तो वो हमारे यहाँ वो उठा लो, उठा के मारो, फेंटी लगाओ। फेंटी लगाओगे, अगर फेंटी लगाने का बोल देगा तो मुजरिम था, नहीं बोलेगा तो मासूम था। ठीक है, अब उसके दो आउटकम होता है, मासूम या तो मर चुका होगा, तो अगर वो मर जाएगा तो हम कह देंगे ये देखो यही मुजरिम था, और अगर जिंदा बच जाएगा तो छोड़ देंगे, हम कहेंगे यार देखो मासूम था, छोड़ दिया हमने। ठीक है, चलो, बहरहाल ये हो गया हमारा रिटेंशन फैक्टर। ठीक है, अच्छा अब अगली बात मैं आपको बता रहा था कि ये जो सेपरेशन होती है ना, ये एडवांटेजेस ऑफ टीएलसी। एक एक वेरी स्मॉल अमाउंट कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेटेड, तो बहुत स्मॉल अमाउंट होता है ना, वो भी सेपरेट हो जाते हैं। सेकंड, सेपरेशन जो होती है ना, वो बहुत रिलायबल होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ये सेपरेशन इज रिलायबल? सेपरेशन इज रिलायबल, रिलायबल का मतलब ये होता है, व्हाट आर रिलायबल रिजल्ट, जो एरर ना हो वो तो एक है, बट उसको एरर नहीं है, आप उसे 10 दफा रिपीट करेंगे ना, वो 10 दफा एक ही रिजल्ट देगा, उसके अंदर रिलायबल। पेपर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा नहीं होता। तुम पेपर क्रोमेटोग्राफी रिजल्ट बदलता रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो उसके मैकेनिक्स चेंज होती रहती है, कभी टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, सो होता है। इसके रिजल्ट जो है ना बहुत 10 दफा भी आप परफॉर्म करेंगे तो वो एक ही तरह का रिजल्ट देंगे, हम उसे कहते हैं रिलायबल रिजल्ट। सो स्मॉल अमाउंट, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड, रिजल्ट्स आर रिलायबल, और इसके अंदर बहुत, वो तो सो रहा है बेटा, पीछे नींद पूरी कर रहा है। अच्छा, सर ने आपकी बात क्या बोली? सर डाल रहे मैंने आखिरी बात TLC बोली है। सर मैं भी सो रहा हूँ। TLC जो है फोरेंसिक साइंस में यूज होता है, क्योंकि वो बहुत एक्यूरेटली निकालता है, सेपरेट करता है। और जो
TLC होता है उसमें इतना समय बड़े नहीं। और होता है, और जो कोवेलेंट होते हैं वो ऐसे जो है वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सर बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। ठीक है वो अच्छा, अगर दो सॉल्यूट्स बहुत आइडेंटिकल हैं, ये उनको भी सेपरेट करके देखो, टू सॉल्यूट्स आर सिमिलर बट नॉट सेम, टीएलसी कैन सेपरेट देम। पेपर क्रोमेटोग्राफी पे ना वो ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। सो इवन आइडेंटिकल सॉल्यूट्स, ठीक है, नॉट सेम, आइडेंटिकल हो सेम ना हो, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड। अच्छा, इसकी वजह है, देखो ये इतना एक्यूरेट क्यों है और पेपर इतना एक्यूरेट क्यों नहीं होता। इसका जो पार्टिकल साइज होता है ना SiO2 या Al2O3 का, वो बहुत छोटा होता है। तो पार्टिकल साइज छोटा होने की वजह से सेपरेशन बहुत बेहतर होती है। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है ना, उसके अंदर पार्टिकल का साइज छोटा नहीं होता, उसके पार्टिकल ना जरा दूर दूर होते हैं। तो देखो दूर दूर होने की वजह से ना वो इतनी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि दूर होने की वजह से देखो क्या होता है, उसका इंटरेक्शन अभी हुआ, फिर थोड़ा ऊपर जाके इंटरेक्शन होगा। इसका इंटरेक्शन बिल्कुल हर नैनोमीटर पर इंटरेक्शन हो रहा होता है, यानी यहां से निकल के गया, फिर वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, उसके नीचे निकल के ऊपर गया, फिर अगले नैनोमीटर में वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर एक की पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल पार्टिकल साइज ऑफ SiO2, the separation is very accurate because of the small particle size of Al2O3 और SiO2। इसमें हमने जानबूझ के इनको ये लिया है क्योंकि ना ये बहुत करीब करीब होते हैं, इसके पार्टिकल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। Al2O3 में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और SiO2 में, दोनों मशहूर हैं अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के लिए। स्मॉल पार्टिकल साइज ऑफ Al2O3, द सेपरेशन, ठीक है, इज वेरी एक्यूरेट भी होती है। और समझे, यानी इवन इसको यूं कहें कि सेपरेशन इवन, इसको जरा और इलैबोरेट कर देते हैं, तो सिमिलर सब्सटेंसेस स्लाइट चेंजेस, या यूं कह लो से बिकॉज ऑफ स्मॉल पार्टिकल साइज ऑफ Al2O3, ठीक है, slightly different solutes can also be separated. Slightly different solutes can also be separated. आगे तुम लोगों को बात समझ में? पेपर क्रोमेटोग्राफी में ना जो स्लाइटली डिफरेंट सोल्यूट्स होते हैं वो एक ही जगह बन जाते हैं, ठीक है, उन दोनों का ओवरलैपिंग, आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये दो अलग अलग हैं, क्योंकि उनका जो है ना वो पार्टिकल साइज छोटा नहीं होता, तो सेपरेशन इतनी ऑथेंटिक नहीं हो पाती है, ठीक है। सो वो ओवरलैपिंग आ जाते हैं। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया टीएलसी का? चलो, इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कोई बताएगा? मैंने भी 2-3 बताया एप्लीकेशंस। फूड कलर फोरेंसिक साइंस के अंदर, ठीक है। सो इसके एप्लीकेशन है फोरेंसिक, जी, ड्रग टेस्टिंग, बिल्कुल सही कह रहे हो, ड्रग टेस्टिंग। अच्छा, इसके एक और ड्रग टेस्ट और एक डोप टेस्ट। ये डोप टेस्ट क्या होता है? डोप टेस्ट क्या होता है? डोप एथलीट्स का, देखें आपने कोई ये रैंडम टेस्टिंग होती है, खैर अब तो उन्होंने बहुत ज्यादा अग्रेसिवली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स जो होते हैं ना वो चीजें खाते पीते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती है, ठीक है। लाइक एग्जांपल स्टेरॉइड्स, अगर आप स्टेरॉइड लेंगे तो जाहिर आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगी, तो वो बैन है कुछ सब्सटेंसेस जो आप नहीं खा पी सकते, एथलीट्स आर नॉट अलाउड टू। ये रशियन बहुत करते हैं, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट, ये जो ये ईस्टर्न यूरोप है, रशियन है, ये ना ये बहुत करते हैं गड़बड़, ये बहुत खाते हैं, और ये बैन भी सबसे ज्यादा यही होते हैं। इसका कोई लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज है ना, शॉर्ट टर्म तो एडवांटेज है, आपकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ऊपर चली जाती है, ठीक है। अच्छा, बल्कि मैं बताऊँ, रशियन जो है ना वो एक और भी बड़ा हरकत करते हैं। रशियन जो हरकत करते हैं ना, वो बजाय इसके कि इनके बगैर करें, वो ऐसे जो है ना वो ड्रग्स या ऐसे सिंथेटिक मटेरियल
दरियाफ्त कर रहे हैं जो डोप टेस्ट में आए ना, ठीक है। वो 2 नंबरी में भी 2 नंबरी ढूंढ रहे हैं कि वो ऐसी चीजें हैं जो डोप टेस्टिंग के अंदर ना है। लेकिन ज़ाहिर है यार, जिस तरह से एडवांसमेंट हो रही है तो वो पता अल्टीमेटली चल जाता है। अभी पिछले ओलंपिक्स में भी आपने सुना होगा बहुत सारे रशियंस को जो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि वो काफी लोगों का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मतलब उसी वक्त का होता है या कभी भी, मतलब रैंडम टेस्ट होता है, ये रैंडम टेस्ट होता है। अभी बहुत गाइस ऐसे भी ओलंपियन है और गोल्ड मेडल जीत गए, बाद में वो टेस्ट उनका जो है पॉजिटिव आ गया, वो गोल्ड मेडल कैंसिल कर दिया उनका। तो ऐसा होता है, ये रैंडम टेस्टिंग होती है। क्रिकेट के अंदर ना हर तो इस महीने आ जाएगा भाई, इन साहब का टेस्ट करें, इन साहब का टेस्ट होगा, इन साहब का टेस्ट होगा, ठीक है। अब हाँ, तो बड़े टूर्नामेंट से पहले सबका होता है, ठीक है। हाँ, ये होता है, जो मेजर टूर्नामेंट सारे होता है एथलीट्स का, ओलंपिक से पहले सबका होता है, इस तरह से होते हैं। इसको कहते हैं डोप टेस्ट। चलो भाई, ये हो गया। अच्छा, अब एक आखिरी बात कर लेते हैं जरा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई। देखो, एक एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें कि सपोज करो ये आमिर भाई ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली, अल्लाह ना करे, और इसने ये 3 नोन सैंपल्स हैं, ये तीनों जो है ना ये नोन है। सपोज करो ए बी सी, ये नोन है, और मेरे पास ये अननोन है, ठीक है। सो ये तीनों नोन मटेरियल्स हैं, ये मुझे पता है, दे आर नोन। और ये एक मिक्सचर है, ठीक है। एबीसी नोन है और एक मिक्सचर है। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना, आमिर भाई ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली। इसने कहा सर मैंने एक मिक्सचर बनाया है विच कंटेन्स कैल्शियम आइंस एंड दे कंटेन मैग्नीशियम आयन एंड जिंक आइंस। इसका सर ये 3 सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो मैंने दवाई में ना ये 3 चीजें डाली हैं। सो हम क्या करेंगे, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन का एक एक स्पॉट लगा देंगे, और इसकी दवाई का एक स्पॉट लगा देंगे, और इसकी क्रोमेटोग्राफी करेंगे, ठीक है। आफ्टर क्रोमेटोग्राफी, अगर हम इसका रिजल्ट करेंगे, अगर तो ये उन्हीं की लाइन में आ जाते हैं, क्रोमेटोग्राफी सपोज करो। अच्छा, मेरे पास जगह कम है तो जरा मैं इसको जरा थोड़ा स्क्वीज करके बना देता हूँ। सर सपोज करें ये ए का स्पॉट इधर था, इसका भी एक स्पॉट इधर बन गया, बी का इधर था, इसका भी एक स्पॉट इधर बन गया, और सी का सपोज इधर आया और इसका भी तीसरा स्पॉट इधर बन गया। सो आप ये कहेंगे माई मिक्सचर कंटेन्स ए बी एंड सी, क्योंकि अगर उसी की लाइन में आ जाता है ना, तो अगर 2 स्पॉट्स ही सॉल्वेंट एक ही लाइन में आते हैं तो हम ये कहेंगे, so we can say mixture contains say mixture contains A B and C। तो ये सही सच्चा आदमी है, contains A B and C। लेकिन अगर मिसाल दे रहा हूं, इसका C का स्पॉट इधर, ये A है ना, ये A B C, सपोज A B और ये C है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि हाँ भाई ये जो आदमी है सही कह रहा है, हमारे पास ABC है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल थोड़े अरसे बाद फिर से हमने चेक की, इसका मतलब है नहीं भाई ये सी नहीं है, इसने चर्च डाल दी है अब, ठीक है। इसने कहा चलो नशे ही बना दो, सारे अपने इस्तेमाल करने वाले हो ताकि उनको हर वक्त खाने का मूड हो। तो इसने जो है ना वो सी हटा के जिंक आयंस हटा के चर्च डाल दी है अंदर, समझ में आ गया। तो अगर कोई स्पॉट लाइन में नहीं आता, इसका मतलब है कि आपने इसको गलत चीज डाल दी है। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इसको हम कहते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एन आइडेंटिटी, मैं कहना टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस, ठीक है। सो हम इस तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। या आसान तरीका है, आरएफ वैल्यू जो होती है ना, ये हमें नोन होती हैं। ये जो आरएफ वैल्यू होती है ना सैंपल्स की, हमें पता होती है। सो हमें पता होता है इस टेम्परेचर पे Al2O3 के साथ जिंक आयंस की आरएफ वैल्यू ये होगी, ठीक है। या इस अमीनो एसिड की आरएफ वैल्यू ये होगी। तो हम आरएफ वैल्यू से पहचान लेते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस है। तो ये भी एक तरीका होता है आरएफ वैल्यू से रिकॉग्नाइज करने का सब्सटेंस को। ये क्लियर हो गया। अच्छा, बस एक आखिरी बात, 2 वे क्रोमेटोग्राफी देखो क्या होती है, फिर ये हमारा टीएलसी कंप्लीट हो जाएगा। 2 वे क्रोमेटोग्राफी,
मैटोग्राफी। अच्छा, पहले आप क्या करते हैं, अगर कोई दो सल्यूट्स, उठो इधर आके बैठो, अगर कोई दो सल्यूट्स बहुत आइडेंटिकल रिजल्ट देते हैं और टीएलसी में अगर देते हैं तो फिर इसका मतलब है वो तो बहुत ही सिमिलर है। देखें कैसा लग रहा है माहौल है सर, आए पब्लिक में आए हो, कैसा लग रहा है? जैसा लगता है, जैसा होता है। ये तो तुम्हारा ख्याल है। चलो भाई, क्या कर रहा हूं? ये स्टार्ट आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लगाया एक स्पॉट इधर। अच्छा, ये क्रॉस का मतलब होता है ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, और क्रोमेटोग्राफी के बाद लेट्स सपोज एक स्पॉट इधर आ गया, दूसरा इधर आया, अच्छा मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ, इधर आया, और तीसरा इसके बिल्कुल करीब यूं करके बन गया। ठीक है, अब मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि यार वो जो दो स्पॉट हैं वो एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सही है, आपने ये सॉल्वेंट नंबर 1 इधर गया, सॉल्वेंट नंबर 1, इसको, ये सॉल्वेंट नंबर 1 है। सो हम ये कहेंगे कि वो जो दूसरा और तीसरा स्पॉट है ना वो बहुत आइडेंटिकल पोजीशन पर आ गया है, तो देयर इज दिस कंफ्यूजन कि क्या भाई ये एक ही है या अलग अलग है। तो अब इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वी रोटेट द पेपर बाय 90 डिग्रीज एंड यूज अनदर सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी रोटेट द पेपर, रोटेट द, अच्छा पेपर कह लो या टीएलसी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, वो ये जो थिन लेयर है, हम तो थिन लेयर पढ़े ना, थिन लेयर बाय 90 डिग्री। अच्छा, इस केस में जो मैं रोटेशन कर रहा हूँ इसकी वो क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझो ये पेपर है ना, इसको मैंने यूं करके ये पेपर को क्लॉकवाइज रोटेट किया यूं करके, तो ये पेपर जाहिर है यूं हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मैंने पेपर को रोटेट द थिन लेयर बाय 90। अच्छा मैं पेपर कहे जा रहा हूँ बार बार, थिन लेयर की बात हो रही है, एक ही बात है, खैर पेपर में भी ऐसे ही होता है। सर अब रोटेट होने के बाद कुछ ऐसी पोजीशन होगी ना उसकी, जरा देखते हैं। तो तुम्हारी जो स्टार्ट लाइन है, वो जो पहले वाली स्टार्ट लाइन थी वो यहाँ थी ना, यूं करके ऐसे ही है। तो जब आप उसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे हो जाएगी, और वो 3 स्पॉट्स किधर होंगे, मैं ये देख रहा हूँ बस कि उसको उठा के अगर यूं करोगे ना ऊपर आएगा ना, नीचे आएगा, नीचे, हाँ नीचे। ये तो हमारे पास एक्स था, ये ए नीचे ही आएगा ना, क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये यूं आ जाएगा, ये रोटेटेड, पेपर रोटेटेड। अब क्या करोगे, अब तुम एक दूसरा सॉल्वेंट रन करोगे, नाउ रन अनदर सॉल्वेंट, सो नाउ यू विल रन सॉल्वेंट 2। ठीक है, वी यूज अनदर सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये सॉल्वेंट 2। इसको रन करने के बाद फाइनली मेरे पास देखो क्या आ गया, इसको रन करने के बाद भाई ये तो तुम्हारे पास ओरिजिनल जगह थी ना। ठीक है, ये मूव करके यहां चला गया। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है ये इधर आ गया, और जो पर्पल वाला स्पॉट है
वो ऊपर चला गया। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग थे, यानी सॉल्वेंट नंबर 1 could not separate the two solutes, but solvent number 2 did separate them। ठीक है? हाँ, अगर अभी भी सेम आता तो हम ये कह देते वो दोनों सेम है। समझ रहे हो ना? तो ये वाला जो है ना, ये चल के ऊपर चला गया। सो आफ्टर क्रोमेटोग्राफी, ये आफ्टर क्रोमेटोग्राफी विद सॉल्वेंट 2, chromatography with solvent 2 with solvent, so solvent 2 के बाद ये रिजल्ट्स आए तुम्हारे। सो आफ्टर क्रोमेटोग्राफी solvent 2, जो तुम्हारे पास रेड था वो भी ऊपर चला गया, वो आपके पास इधर चला गया, वो दोनों भी सेपरेट हो गए। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब है वी हैड 3 डिफरेंट सॉल्यूट्स। अच्छा, अब एग्जामिनर कभी कहे ना कि RF निकालो सॉल्वेंट नंबर 1 में, लेट्स सपोज ए का, सपोज करो इसको हम कह देते हैं सॉल्वेंट ए, ये ए, तो ए का सॉल्वेंट नंबर 1 में इसका डिस्टेंस ये ट्रेवल हुआ है, और सॉल्वेंट नंबर 2 में इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, ये ऐसे ही है ना। तो अगर आपसे कहा जाएगा सॉल्वेंट नंबर 1 में बताओ, देखो अब, हाँ सर वो स्टार्ट लाइन मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं क्रॉस वापस बना देता हूँ, ये क्रॉस यहाँ था ना, तो मैं इसका एक अलग सवाल ले लेता हूँ। अगर वो कहे कि डिस्टेंस, या आया है बहुत दफा आया है ये क्वेश्चंस के अंदर, वो आपसे कहे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, चलो इनको मैं नाम दे देता हूँ ना ABC का, मैं ऐसे, चलो इसको मैं नाम देता हूँ, ये A, ये B, ये C। तो मैं आपको बताता हूँ सर, यहां से लेके यहां तक इसको मैं कह देता हूँ D1, और यहां से लेके यहां तक इसको मैं कह देता हूँ D2। D1 क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A इन सॉल्वेंट 1, ठीक है। और D2 इसके अंदर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A इन सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात? वो आता है, वो कहता है मार्क कर दो, या मेजर, कभी मेजर करने के लिए भी कह देता है कि मेजर कर दो वो डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया इन सॉल्वेंट नंबर 1 या सॉल्वेंट नंबर 2 कहता है। क्लियर हो गया भाई? ये आपका TLC कंप्लीट हो गया। मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।